नमस्कार, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। दर्शकों, चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मिनी संसद, पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी होने को है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। लोकतंत्र का जो ये पंचायत का चुनाव है वो बेहद ही अहम इसलिए भी होता है क्योंकि इसी के थ्रू लोकतंत्र घर घर तक पहुंचता है और यही वो प्रक्रिया है जिससे ग्राम स्तर से लेकर आम जनता, आप और हम सत्ता से भी जुड़ते हैं और निर्णय की प्रक्रिया से भी जुड़ते हैं। इसलिए पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकायों को नर्सरी भी लोकतंत्र की कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की जो चुनाव अभी होने को है, पंचायती राज चुनाव, स्थानीय निकाय, इसे लेकर जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, उसको निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाने को लेकर जो अहम योगदान रहता है वो चुनाव आयोग का रहता है। चुनाव आयोग ये निर्धारित करता है कि इस दौरान प्रत्येक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करे और इस दौरान किसी भी तरह की कोई भी गलती या धांधली ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम प्रबंध जो है वो आयोग द्वारा किए जाते हैं। आज हम इन्हीं कुछ पहलुओं पर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से चुनाव आयोग इस दौरान काम करता है। तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुरजीत राठौर जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमीशन में सचिव है, सेक्रेटरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थानीय निकाय, पंचायती राज चुनाव होने को है। ऐसे में किस तरह की कार्यप्रणाली, किस तरह का कार्य किया जा रहा है और क्या पूरा प्रोसेस, क्या प्रक्रिया रहती है? इलेक्शन कमीशन, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, किस तरह से काम करता है? जैसे कि आपने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है स्थानीय निकायों के चुनाव के विषय में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि में ले जाऊंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो किन परिस्थितियों में हुआ। वर्ष 1992 राज्य निर्वाचन आयोग के लिए या स्थानीय निकायों के लिए मैं कहूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि उस वर्ष भारतीय संसद द्वारा दो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स किए गए, जिसे कि 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। इन अमेंडमेंट्स के द्वारा स्थानीय निकायों को एक नया लीज ऑफ लाइफ मिली, क्योंकि उससे पहले स्थानीय निकायों में ना तो कोई स्ट्रक्चरल एक रूपता थी और ना ही कोई इसमें रेगुलर इलेक्शंस का कोई प्रोविज़न था। राज्य जब चाहे इलेक्शन करते थे, जब चाहे नहीं करते थे। तो इन संशोधनों के माध्यम से एक स्ट्रक्चरल एक रूपता लाई गई। इसमें त्रिस्तरीय एक जो 3 टियर सिस्टम था, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हों या चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, उसमें किया गया। इसके साथ ही इसमें निर्वाचन संपन्न करवाने के लिए एक संवैधानिक संस्था, जिसे कि हम राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, उसका भी गठन हुआ। तो इसके बाद सभी राज्यों में निर्वाचन आयोग गठित किए गए। इसी क्रम में हिमाचल में भी 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और उसके बाद जो नए अधिनियम हमारे लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए और उसके अनुसार सन 1995 में इस नई संस्था द्वारा हिमाचल में स्थानीय निकायों के चुनाव का संपन्न करवाए गए और उसके बाद रेगुलरली अभी तक हम 6 चुनाव, आम चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सफलतापूर्वक बहुत ही पारदर्शी एवं स्वतंत्र रूप से किए गए हैं। देखिए, एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि स्थानीय संस्थाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं लोकतंत्र को सशक्त बनाने में। तो स्थानीय संस्थाओं का जो जन्म है वो अभी 1992 के बाद ही नहीं हुआ। इसका इतिहास है बहुत पुराना जाता है। तो मुझे यह कह के बहुत गर्व होता है कि ये हिंदुस्तान के इतिहास में जो स्थानीय प्रशासन की बात होती है वो वैदिक काल तक चली जाती है। वेदों में भी हम स्थानीय जो हमारे ट्राइबल हेड्स थे या फिर हेडमैन कहा जाता था, उनका एक वजूद था। उस समय उन्हें इवन जो हमारे राजतंत्र था वहाँ पे भी उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता था, उनके परामर्श लिया जाता था। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में, उसके वजूद के बारे में हमें संकेत मिलते हैं। उसके बाद आप गुप्त काल की बात करें, वहाँ पे भी ये एग्जिस्टेंस में रहा। तो
उसके बाद जो मुग़ल पीरियड आया या फिर ब्रिटिश एरा था, उस समय थोड़ी सी अनदेखी हुई इसकी, लेकिन यत्र तत्र ये अस्तित्व में था। लेकिन वास्तविक इसके बारे में जो चर्चा हुई वो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस समय हुआ। गांधी जी का गांव में एक बहुत बड़ी आस्था थी। वो कहते थे कि गांव जो है वो वास्तविक भारत गांव में बसता है, और जो गांव है वो एक तरह से दे शुड बिकम रियल रिपब्लिक्स। तो गांधी जी के इस संकल्पना को हमारे संविधान में भी स्थान मिला, और जो हमारा 40वां अनुच्छेद है संविधान का, उसमें इसको इंक्लूड किया गया हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और मैं अपनी बात को संक्षेप में ये बताऊं कि इसकी परिणति हुई 1992 के जो 2 संशोधन थे, जिसमें कि एक बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थानीय निकायों के बारे में किस तरह से इनकी संरचना होनी चाहिए, किस तरह से इनका चुनाव होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो जो राज्य चयन आयोग है और जो ECI है, इन दोनों के कार्य दायरे को लेकर भी काफ़ी भ्रम लोगों में रहता है। क्या कार्य दायरे अलग अलग रहते हैं? किस तरह से कार्य किया जाता है? क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, ECI और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। दोनों ही संविधान के प्रोविजन के अनुसार अस्तित्व में आई है। ECI एक काफ़ी पहले 1950 में ECI की स्थापना हुई थी, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है, जैसे मैंने कहा 1992 के संशोधनों के बाद ये अस्तित्व में आया हुआ है। और साथ ही इनका जो कार्यक्षेत्र है वो भी अलग अलग है। जो ECI है वो पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में काम करता है, जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका जो कार्यक्षेत्र है वो पंचायती राज संस्थाएं एवं अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस हैं उनको संपन्न करवाने का है। तो मैं एक भी बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग इसमें इस भ्रम के कारण ये सोचते हैं कि हम लोग अगर ECI में एज अ वोटर हमारा नाम है तो हमें पंचायती राज में भी हम चुनाव में उसमें ये कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास ऐसा वारदात आती है कि भाई लोग कहते हैं कि जी मेरा तो ECI में एपिक कार्ड है और मैं लोकल इलेक्शंस में हमें वोट नहीं देने पाए। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग ये समझें कि ECI और हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये दोनों अलग अलग संस्थाएँ हैं। ठीक है सर, इसके अलावा आजकल डिजिटल युग है, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के, तो अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है बावजूद कि EVM का इस्तेमाल किया जाए। क्यों? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि लोगों को लगता है कि भाई ECI के सारे चुनाव जो है वो EVM के माध्यम से होते हैं, हम क्यों एक पुरानी प्रथा को अभी भी जी रहे हैं। तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो पंचायत के चुनाव है इसमें एक व्यक्ति 5 वोट डालता है। एक व्यक्ति द्वारा वार्ड मेंबर, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति के मेंबर और जिला परिषद का मेंबर एट अ टाइम 5 वोट्स। तो इसमें EVM का वैसे कई राज्य अभी इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको कि हम EVM जो मल्टी पोस्ट EVMs है उसका अभी शुरुआत हुई है कुछ जगह पे। तो लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया को सरल रखने के लिए, ताकि ज़्यादा जटिल ना हो, हमारे वोटर्स आसानी से वोट डाल सके, इसके लिए अभी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वहाँ पर जो वोट का माध्यम है वो बैलेट बॉक्सेस ही रखा गया है, हिमाचल की बात करें तो। जबकि हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ में, क्योंकि वहाँ पे एक ही वोट डालना होता है काउंसलर का, तो वहाँ पर EVM के माध्यम से वोट डाला जाता है। ठीक है, तो जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर क्या तैयारियाँ जो है ये वो प्रदेश जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा की जा रही है, और ख़ासतौर पे जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह से जो है वो तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, तमाम जो अपनी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उनको पहुँचाया जा रहा है? जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे नए संशोधन हुए उसमें पंचायतों एवं अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए एक निश्चित जो उनकी लाइफ है, अवधि है, उसको बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत अभी इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो इसके लिए एक मैं आपको बताऊं कि जो पंचायतों का चुनाव है ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसमें लगभग हम लोग 31-32 हज़ार जो नुमाइंदे हैं, ऑफिस बेयरर्स है,
उनको चुना जाएगा, क्योंकि वार्ड मेंबर से लेकर आपके समिति मेंबर्स हो गए, ज़िला परिषद के मेंबर्स हो गए, और प्रधान, उप प्रधान, या आप अर्बन लोकल बॉडीज़ में काउंसलर्स हो गए, तो उनका एक बहुत बड़ा एक चुनाव होता है। तो इस प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगभग 1 साल पहले हमारी जो तैयारियां शुरू हो जाती है। हाँ, तो इसमें आपका डिलिमिटेशन प्रोसेस होती है, रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती है, फिर एक वोटर लिस्ट जिसका कि आजकल काम चला हुआ है, वोटर लिस्ट बनाने का काम किया जाता है। उसके साथ ही आपके एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में लगभग 3 करोड़ के आसपास इसमें बैलेट बॉक्सेस जो हैं प्रिंट किए जाते हैं। आजकल हमारा जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के माध्यम से हम करवाते हैं प्रिंटिंग वर्क, वहाँ पे दिन रात ये काम चला हुआ है। तो आपने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में इनको हम इससे पहले कि हमारा जो मौसम वगैरह है उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको पहुँचाना होता है। तो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है जिसको कि एक बहुत प्रोफेशनली हम लोग करते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि भाई किसी भी तरह से जो हमारी समय सीमा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इस चुनाव को करवाने के लिए रखी गई है उस तय समय सीमा में ये चुनाव संपन्न हो। ठीक है, इसके अलावा जो पहली बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कोई युवा है और कोई समय सीमा जो मतलब सीमा जो आयु सीमा है वो तय की गई है, और इसके साथ ही जो इसके गांव के स्तर पर कुछ जागरूकता को लेकर भी आप लोग कार्यक्रम करवाते हैं क्या? देखिए, युवाओं का लोकतंत्र में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें एक नया जज्बा होता है, नया जोश होता है। तो हम चाहेंगे कि युवा वर्ग जो हैं वो हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव में कंटेस्ट करें, इसमें शरीक हो। तो इसमें शामिल होने के लिए जो उनके लिए पात्रता है, वैसे तो हमारे जो अधिनियम है पंचायती राज के या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उसमें सारी पात्रताएं दी गई है, लेकिन मैं मोटा मोटा कहूँ तो उसमें युवाओं को 21 वर्ष की आयु का होना ज़रूरी है, जो कि आपका डेट ऑफ स्क्रूटनी जो होती है उस दिन उनका 21 वर्ष जो है उनके हो जाने चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊं कि उनका नाम जो है जहाँ पे वो अपना कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जैसे कि मसलन आप ज़िला परिषद का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप उस ज़िले की किसी भी पंचायत में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। फिर आप अगर पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पंचायत समिति के किसी भी पंचायत में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, या फिर आप पंचायत में लड़ना चाहते हैं तो पंचायत के अंदर आपका नाम होना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी में भी उसी तरह से आपका उस संबंधित जो आपके शहरी निकाय हैं उसमें चुनाव होना चाहिए, तो आप पात्र हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आजकल देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर भी अब लोग जो है वो तैयारियां कर चुके हैं, इलेक्शन को लड़ने की जो है चौपालें लगनी शुरू हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि इस दौरान काफ़ी जो है धांधलियां भी नज़र आती है, और ग्रामीण स्तर पर भी लोग जो है गलत तरीक़ों से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन चुनाव को पारदर्शी तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से करवाने का पूरा प्रयास करता है। इसके लिए एक बहुत ही कार्य योजना बनाई जाती है, चाहे वो सिक्योरिटी का प्रश्न हो, चाहे वह मॉडल कोड को इम्प्लीमेंट करने का प्रश्न हो, क्योंकि हमारी जो जिस दिन हम लोग चुनाव की घोषणा करते हैं उसी दिन से हमारा जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाती है, और उस आचार संहिता के समय जो आचार व्यवहार, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए एक परिभाषित है, उसमें डिफाइंड है, और उस पर नज़र रखने के लिए आयोग द्वारा ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं। आयोग द्वारा बहुत सारी मशीनरी है, एक रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, 24 आवर्स हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, चाहे वो हमारे हेडक्वार्टर्स लेवल पे है, चाहे वो ज़िला स्तर पर हैं, तो उस पर कड़ी नज़र रखी जाती है कि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन न करे। ठीक है, आचार संहिता का जिक्र कर रहे हैं आप, तो इस बार आचार संहिता को लेकर कुछ नए प्रावधान, नए नियम लागू किए गए हैं पंचायती चुनाव को लेकर। देखिए, आचार संहिता में ज़रूरतों के अनुसार कमीशन द्वारा एडिशंस किए जाते हैं। तो अभी हमारा इस पर मंथन चला हुआ है। हमें जो भी हमें, जैसे आप आजकल सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी प्रचलित है, इसके माध्यम से भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे ध्यान में आई है, तो उस पर भी हम हो सकता है कि उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे ताकि आचार संहिता उस माध्यम से भी उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश से जो बाहर रहते हैं हिमाचली, प्रवासी हिमाचली है, उनको लेकर वो आए और अपने मत का इस्तेमाल करें, इसको लेकर कुछ इलेक्शन कमीशन द्वारा कोई प्रोविजंस किए गए हैं क्या? देखिए, अभी हमारे जो पोस्टल बैलेट्स वगैरह हैं, उस पोस्टल बैलेट्स के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि इस तरह की सुविधा हम दें लोगों को, क्योंकि हमारे पास इस तरह के लोग हैं कुछ जो बाहर से यहाँ पे आने में शायद समर्थ ना हो, तो इस पर विचार किया जा रहा है कमीशन द्वारा। ठीक है। मतदाता सूची का जिक्र करते हुए आपने कहा था कि जो ECI है और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी मतदाता सूची में फ़र्क रहता है, क्या वो फ़र्क है, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ECI की मतदाता सूची और हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची है, उसमें जो मूल अंतर है वो ये है कि ECI की जो मतदाता सूची है वो पोलिंग स्टेशन के हिसाब से बनती है और हमारी जो मतदाता सूची है वार्ड के हिसाब से बनती है। तो वैसे मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि हम लोग जो मतदाता सूची बनाते हैं उसमें जो बेसिक डाटा है वो हम ECI से लेते हैं, उनका डेटाबेस उनका ही प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है ERMS उसका नाम है, उसके माध्यम से उस डाटा को हम लोग वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आजकल ये काम चला हुआ था, हमने वो मैपिंग वर्क बोलते हैं इसको, वार्ड वाइज जो उसको वोटर्स को लगाया जाता है, वो मैपिंग वर्क हमने पूरा कर दिया है। तो उसके बाद उस मैपिंग के बाद उसका एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बनता है और उस ड्राफ्ट के ऊपर जो है ना हम उससे ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स, अगर किसी को लगे कि उनका नाम छूट गया है या किसी को लगता है किसी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, तो वो व्यक्ति अपने दावे और आक्षेप जो है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी को दे सकता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने को है, पंचायती राज और स्थानीय निकाय, ये कितने चरणों में आयोजित होने हैं? देखिए, एक जो पास्ट प्रैक्टिस हमारी रही है उसमें, क्योंकि जो चुनाव है वो हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ होती हैं वो पोलिंग पार्टीज़ एक पोलिंग पार्टीज़ लगभग 3 चरणों में चुनाव करवाती है। पहले चरण करवाएगी, फिर उसके बाद वो सेकंड जगह मूव होती है, थर्ड जगह मूव होती है। तो एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स के चुनाव हैं वो 3 चरणों में संपन्न होते हैं, जबकि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हैं वो एक ही चरण में होते हैं, क्योंकि वो EVM के माध्यम से होते हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिस तरह से ECI द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, क्या प्रदेश में भी राज्य जो निर्वाचन आयोग है इस तरह के कोई प्रावधान किए गए हैं? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों की विश्वसनीयता होनी चाहिए कि जो चुनाव है वो ना केवल करवाए जा रहे हैं समय से, बल्कि पारदर्शी और फियरलेस माहौल में और सौहार्दपूर्ण माहौल में होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस दिन हमारे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है कमीशन द्वारा, उसी दिन हमारा जो आचार संहिता है उसी दिन से वो लागू हो जाती है। और उस आचार संहिता के लागू होने के बाद चाहे वो हमारा सरकारी तंत्र है या हमारे सरकारी कर्मचारी है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, उनको उस आचार संहिता के हिसाब से जो है वो काम करना पड़ता है। तो उस आचार संहिता के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए कमीशन द्वारा हमारे ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाते हैं, जो कि वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं या हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, और वो एक कड़ी नज़र रखते हैं कि कहीं पर भी कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, कहीं पर भी कोई इस तरह की वारदात ना हो जिससे कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। ठीक है। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर क्या कोई खर्च को लेकर सीमा तय की गई है? हाँ, एक्चुअली लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कोई भी धन बल के प्रयोग से चुनाव को प्रभावित करने के प्रयत्न ना करें। तो इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी खर्च की सीमा तय की गई है। तो इसमें जैसे ज़िला परिषद के लिए करें या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें 1 लाख तक की समय सीमा है, और जो हमारे नगर पंचायतें हैं उसके लिए 50,000 तक की समय सीमा है, और जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स है उसके लिए 75,000 की समय सीमा है। ये खर्च की सीमा है। तो ये जो है इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भी कमीशन द्वारा लगाए जाते हैं, और जो कैंडिडेट है उनको इसे खर्च का लेखा जोखा जो है वो
रिजल्ट के 1 महीने के अंदर जो है वो जो हमारी ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स है उनको देना होता है। अदरवाइज इसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन भी तय होती है। अच्छा। अगर आपने उसका लेखा जोखा तय समय सीमा पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है। आने वाले चुनावों को लेकर क्या मतदाता सूची और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भी तमाम जो है वो सूची बना ली गई है, इसको लेकर जारी कर दिए गए हैं क्या कोई निर्देश? देखिए, मतदाता सूची का जो काम है, मतदाता सूची एक बहुत ही अहम दस्तावेज है क्योंकि उसके आधार पर ही चुनाव होते हैं। तो अगर तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होता है मतदाता सूची में वो ये होता है कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर है वो नहीं छूटना चाहिए और गलत वोटर जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर मतदाता सूची को बनाने का काम हमारे जो कमीशन द्वारा किया जाता है। तो आज के लिए काम प्रगति पर है। अभी हमने इसका एक पार्ट जो हमने ड्राफ्ट है वो हमने इसका बना दिया है और 6 तारीख से हमारा जो दूसरा पार्ट है जो हमारा ड्राफ्ट है वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए वो लोगों के बीच रखा जाएगा, जिसमें कि लोग जिनको लगता है कि हमारा नाम उसमें इंक्लूड नहीं किया गया या लगता है किसी गलत व्यक्ति का नाम उसमें इंक्लूड किया गया है, तो उन्हें एक मौका दिया जाता है कि वो 10 दिनों के अंदर जो हमारा रिवाइजिंग अथॉरिटी है उसके पास जो निर्धारित जो प्रपत्र है या फॉर्म है उस पर उसको अप्लाई करके वो उसे दे सकते हैं। चुनाव को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जो बुजुर्ग है और जो बुजुर्ग के अलावा जो दिव्यांगजन है उनके लिए अलग से कुछ प्रावधान इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए जो वोटिंग स्टेशंस पे फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मुहैया करवाई जाती है, जैसे रैंप होना चाहिए, वो सब हमारे दिशा निर्देशों में होता है ताकि दिव्यांगजन जो वोटिंग स्टेशंस पर पोलिंग स्टेशंस पर जाते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी तरह से अगर कोई दिव्यांगजन ऐसा है, जैसे हमने कॉरपोरेशन में जो शिमला के इलेक्शंस हुए थे उस समय अगर 50% से ज़्यादा कोई किसी की डिसेबिलिटी है तो उनको हमने घर से वोट देने का भी हमने प्रोविज़न करवाया था। वैसे ही बुज़ुर्गों के लिए भी 80 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको कमीशन द्वारा कॉरपोरेशन शिमला के इलेक्शंस में हमने होम से फ्रॉम द होम उनको वोटिंग का जो है ना वो फैसिलिटी प्रदान की थी। तो इस बार भी हम इसी तरह का कुछ सोच रहे हैं जिससे कि कोई भी इसमें वोट देने से वंचित ना रहे। ठीक है। हाल ही के वर्षों में जो है अभी हाल फिलहाल में SIR जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। बिहार के चुनावों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा हुई और अब SIR को पूरे इंडिया में इसको लाने की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ही ECI द्वारा जो इसमें इससे पहले भी भूतकाल में भी पूर्व में भी करवाया गया है कई बार। तो इस बार थोड़ा सा ये चर्चा में रहा। इसके बारे में ECI द्वारा भी काफ़ी क्लैरिफिकेशंस दी गई, सर्वोच्च न्यायालय में भी इसके बारे में ये मुद्दा गया। मैं अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन में लंबे समय से हूँ, कि जो वोट बनाने का जो एक प्रक्रिया है इसमें वोटर को एक अगर ऐसे ही किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, उसको एक पर्याप्त समय दिया जाता है और ऐसा ECI द्वारा भी मुझे लगता है इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है कि भाई वो वोटर्स को अगर एक्सक्लूड करेंगे तो एक स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से करेंगे, उनको पूरा एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखें। ठीक है सर, अंत में आखिरी सवाल, आप और चुनाव आयोग की तरफ से जो हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे इलेक्टोरल रोल के अपडेशन का काम चला हुआ है और जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्टोरल रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस मौके का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हमारी इलेक्टोरल रोल जो है वो 6 अक्टूबर से ऑब्जेक्शंस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए सभी पंचायतों और शहरी निकायों में रखी जा रही है। तो आप सभी जितने भी मतदाता हैं हमारे जो इस ड्राफ्ट को अवश्य देखें और इसे देखने के लिए आप हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है scchimachal.nic.in या फिर जो हमारा पोर्टल है, वेब एप्लीकेशन है वोटर सारथी, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से उसको आप डाउनलोड करके उसमें अपने पंचायत या शहरी निकाय से संबंधित जो वोटर लिस्ट है उसको आप देखें। उसमें अपना नाम अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए
जो हमारी समय सीमा निर्धारित की गई है 8 तारीख से 17 तारीख, उसमें रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास जो हमारा निश्चित परफॉर्मा है उस पर आप अपना अप्लाई करें। तो ये आप मौका ना चुके, क्योंकि और एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि जो मतदाता 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं वो भी अपना नाम ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महान उत्सव में अपने आप को शरीक कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर जी, आप कार्यक्रम में आए और मतदाता को उसके मत के अधिकार के इस्तेमाल करने के लिए भी आपने जागरूक करने के लिए जो संदेश दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी यही मतदान है, इसलिए आप सभी को भी अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही पंचायती राज चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो आप सभी भी अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें और मतदान करें। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।